मतलब ये वाला पार्ट इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे आराम से पढ़ेंगे। कोई बहुत जल्दी में नहीं पढ़ेंगे, आराम से एक एक चीज़ पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। कौन सा लेक्चर है? 5 है कि 6? 5 है ना। तो लेक्चर नंबर 5 है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। समझना, इसके पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियम, तो ऊपर थी एपिथेलियम, नीचे पढ़ेंगे कनेक्टिव, बीच में क्या था? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि 2 चीज़ों से बनी थी, बोलो। लेमाइना। बेसल लेमाइना किससे बना था? फाइब्रस लेमाइना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड में 2 इम्यूनो एसिड्स थे, बताओ कौन कौन से? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकेरोनिक एसिड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक ऐसा टिश्यू था जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन अब्सेंट था, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों ने एपिथेलियम को रटा है ना, वैसे इसको भी रट दो बहुत अच्छे से, मज़ा आ जाएगा, फिर रिवीजन करते रहना। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारी बॉडी में जो, हाँ, स्टार्टिंग में जब ट्रांजिशनल एपिथेलियम बनती है तो रहता है, हाँ, फिर इसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट रिड्यूस हो जाती है। हम लोगों के एज तक कंप्लीट रिड्यूस हो चुकी होती है, ठीक है। चलिए, अब यदि हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू, हमारा 2nd नंबर का टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है? तो कनेक्टिंग टू ईच अदर आवर पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, सारे के सारे पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। समझना कैसे? सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू में हम लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा मतलब कि हमारी बॉडी में क्या क्या है? सेल्स। क्या है? सेल एक दूसरे को कनेक्ट करता है। दूसरा आ जाएगा हड्डियाँ, बोन्स एक दूसरे को कनेक्ट करती है। तीसरा आ जाएगा कार्टिलेज एक दूसरे को कनेक्ट करता है। चौथा आ जाएगा ब्लड भी एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो हमारी बॉडी में वो सारी की सारी चीज़ें जो एक दूसरे को जोड़ने या कनेक्शन का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो होगा कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए? अब कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया ना सारी चीज़ें? जैसे हमने मतलब जो ब्लड है तो एक जगह से दूसरी जगह पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, गैसेस, ये सारी चीज़ें ले जाता है। मतलब कि नाम ही है कनेक्टिव, मतलब कनेक्शन, जो कनेक्शन का काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। जिसका नाम दिया था एक साइंटिस्ट जी थे, ओ हर्टविंग। नेम द होल कनेक्टिव टिश्यू मीजेनकाइमा। इन्होंने कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोल दिया? मीजेनकाइमा। उसके बाद ऑरिजिन द मीजोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू का ऑरिजिन होता है मीजोडर्म से। जो हमारा मीजोडर्म होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन इज 3rd लेयर। पहला क्या था? एंडो, एक्टो, मीजो। लोग गलती कर देते हैं, एंडो, मीजो, एक्टो, ऐसा नहीं है, वो तो लेयर का सीक्वेंस है। यदि हम ऑरिजिन की बात करें तो सबसे पहले क्या बना है? एंडो, फिर एक्टो, फिर मीजो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इट मेक 30% ऑफ द टोटल बॉडी मास। मतलब हमारी टोटल बॉडी में 30% क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आप देख सकते हो, देखो मैंने बोला था कि हड्डियां भी आ सकती हैं, ये ब्लड वेसल्स भी आ सकता है, इस तरह से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है। अब पता है यहाँ से हमको हमारी बॉडी के बाहर के बारे में, लेयर के बारे में पता चल गया एपिथेलियम से, लेयर के बारे में पता चल गया। अब हम थोड़ा सा अंदर के बारे में देखेंगे। जितना मैंने तुम लोगों को आज चैप्टर दिखाया था ना, सारे चैप्टर तुम लोगों ने बायोलॉजी के कर लोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, यदि तुम लोगों को सारे चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो बायोलॉजी में तुमको इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तुमको कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं कर सकते हो तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते रहो, तुम मुझसे पूछो, तुम मुझसे पूछो। जब क्वेश्चन पूछते रहोगे तो चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी कंटिन्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? 3 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स। नॉर्मली 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होंगे। पहला क्या है हमारा? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू।
अब तीनों में क्या क्या आएगी समझना ध्यान से, ठीक है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे क्या, सेल, फाइबर एंड मैट्रिक्स, तीन चीज पढ़ेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में। अभी तीन बड़ी बड़ी हेडिंग आएगी, एक आएगी सेल, फिर सेल के अंदर 7 सेल पढ़ेंगे, फिर आएगा फाइबर, फाइबर में 3 फाइबर पढ़ेंगे, फिर ऐसे मैट्रिक्स को अलग से पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में किसके अंदर आता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फाइबर मतलब धागे टाइप का जो संरचना रहता है बॉडी के अंदर, सेल तो पता ही है ना। मैट्रिक्स जो सेल के बीच में कुछ फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होता है। फिर इसके बाद आएगा स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या होता है पता है, सपोर्ट, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। जैसे स्केलेटन सिस्टम पढ़े होगे ना, तब कंकाल तंत्र जो हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, ये क्या है, स्केलेटन सिस्टम है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे विथ स्केलेटन सिस्टम में कार्टिलेज एंड बोन, हड्डी और कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब कि ये जो ये है, ये वाला पार्ट है ना। फिर जैसे आपके ये जो ये है ना ट्रैकिया, यहाँ पे जो ये भी हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज है। फिर कान में ये कार्टिलेज है। जैसे हमारे नाक को 2 पार्ट को डिवाइड करा, देखो सॉफ्ट सॉफ्ट है यहाँ पे कुछ, ये भी कार्टिलेज है इस तरह की। फिर ये भी कार्टिलेज है, ये है ना, यहाँ पे ये है ना, ये इस तरह के पार्ट क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। फिर हम बात करें वैस्कुलर मतलब कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल, तो ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ मतलब कि जैसे ब्लड में ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहता है, कभी चोट लग जाए तो तुम देखे होगे कुछ मतलब ब्लड जब थक्का जम जाता है तो पानी टाइप का कुछ निकलता है ना, वो होता है लिम्फ। तो देखो ना, कनेक्टिव टिश्यू की यदि हम बात करें तो आप सेल ले लो, फाइबर ले लो, मैट्रिक्स ले लो, कार्टिलेज ले लो, बोन ले लो, लिम्फ ले लो, ये सारी चीज़ें मिला के तुम्हारा पूरा चीज़ तो हो ही गया लगभग, ठीक है। तो इतना सारा कहाँ पे हम पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। तो एक बार हम पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के नाम बोलेंगे, अगले बार तुम लोगों को बोलना है। सबसे पहले यदि हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर 3 टाइप्स। पहला था हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, चौथा था वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हमको पढ़ना है सेल, फाइबर एंड मैट्रिक्स। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ना है बोन एंड कार्टिलेज। और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ना है, प्लाज्मा एंड लिम्फ एंड ब्लड। फिर ब्लड के अंदर क्या क्या होगा हम बाद में देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, सबसे पहले सेल। और इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही है सेल, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या देखेंगे, जो हमारा कभी कभी पता है क्या पूछता है, सीधे पूछ देता है कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। एक और ऑप्शन दे देता है ब्लड। कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन ब्लड प्रॉपर नहीं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोल दिया, विच आर नॉट प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, तो आंसर जाएगा 4th, क्योंकि हमारा ब्लड क्या होता है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे सेल का, समझना मेरी बात ध्यान से। अब एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है कि हम जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स टिश्यू ही होने चाहिए, तो सेल क्यों आ गए। हाँ, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल से ही तो ये बनेगा, सेल से ही टिश्यू बनेगा ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इसको यहाँ पे, है ना। देखो मैं तुम लोगों से अभी थोड़ा सा पढ़ा दूँ, फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछना शुरू करूँगा, तो तुम लोगों को देखो नोट तो कर नहीं रहे हो, कॉमन सेंस लगाना है, वीडियो डल जाएगा, वीडियो से अच्छे से इत्मीनान से नोट कर लेना। क्लियर। क्योंकि फिर मैं बोलूँगा नोट करो, फिर तुम नोट करोगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा, है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल। सेल के अंदर पहला आएगा फाइब्रोब्लास्ट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला आएगा क्या, सुनो, जिस टॉपिक को मैं काफ़ी देर तक समझाऊँ समझ लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको जल्दी जल्दी बोल दूँ ये मतलब समझ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये इतने इंपॉर्टेंट सेल है कि हमारी बॉडी का हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट फाइब्रोब्लास्ट से बनता है। फाइब्रोब्लास्ट यहाँ तक कि आपकी बोन और कार्टिलेज तक बनाता है।
जबकि हम एक और सेल पढ़ेंगे ओस्टियोब्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ बोन, सीमेंटोब्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि उन सबको ये बनाता है, समझ गए। तो अब ये फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है नॉर्मली, अब एक चीज़ और समझना ध्यान से, मैंने बोला था ऑल एनिमल सेल आर शेप इन ओवल शेप, सारी की सारी एनिमल सेल कैसी होती है, अंडे जैसी। फिर ये ऐसे क्यों हो गई? यदि सेल है और एनिमल सेल है तो कैसे होना चाहिए, शेप तो अंडे जैसा होना चाहिए, तो ये क्यों हो गई? क्योंकि मैंने बोला था सेल जो होती है ऑलवेज ऑरिजिन इज सेम, टिश्यू स्ट्रक्चर और फंक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग या अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले यदि हम फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो दिमाग में ये इमेज बना लो कि इस तरह की सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट। हाँ, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। यदि तुम हिंदी में पढ़ना चाहोगे ये जो भी है ना, ये ऐसे ही रहता है, हिंदी में भी यही बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट ही। चलो देखते हैं, यदि हम सेल की बात करें तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, कोई डाउट नहीं है। न्यूक्लियोलस रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, राइबोसोम रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, गोल्जी बॉडी रहेगा, वेसाइकल्स रहेगा। जितना चीज़ एक सेल में होता है वो सारी चीज़ें फाइब्रोब्लास्ट सेल में हैं। बस डिफरेंस ये है कि यदि हम इसी सेल को पकड़ के ऐसे तान दें और इसको गोल गोल बना दें तो ये हमारा नॉर्मल एनिमल सेल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अ ग्रुप ऑफ सेल ही तो पूरा पार्ट बनाता है बॉडी का। तभी तो मैं बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर चीज़ बना देती है। क्योंकि देखो गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम है। तो राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ये सारी चीज़ें मिलकर पूरा पार्ट इजीली बना सकते हैं। समझ गए? इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिमाग में सेट रहेगा ना फाइब्रोब्लास्ट कैसा था, है ना? हाँ बोलो ना, कोई बुलाया क्या? चलो अब देखो, सबसे मेन चीज है, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी थी? नर्व सेल। लार्जेस्ट मतलब लंबी और चौड़ी दोनों, और लॉन्गेस्ट मतलब सिर्फ लंबी। तो ये हमारे कौन सी है? लार्जेस्ट सेल। प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, बहुत सारा पाया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, एग शेप, प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट। एग शेप होगा, है ना, लेकिन जब साइटोप्लाज्म, जब इसका एक सिस्टमैटिक अरेंज रहेगा तब। फिर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, हर सेल में न्यूक्लियस रहेगा, क्योंकि कुछ सेल ऐसी आएंगी वहाँ न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये वाला भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही दो सेल है जहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं कि हर सेल में न्यूक्लियस होता है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा। यदि यहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता तो क्या बनाता अंजलि? फैट। ये क्या बनाता? फैट। देखो जो टॉपिक पढ़ा दिया उनसे क्वेश्चन आएगा तो मैं पूछूंगा, है ना। नेक्स्ट, राइबोसोम प्रेजेंट इन द सरफेस। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? क्या की फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट इज कॉल्ड फाइब्रोसाइट। दिस सेल मॉडिफाइड बाई, मजा आ गया, ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ये सेल मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है? ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट बनाती है बोन और कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनाती है कार्टिलेज। मैंने पहले भी तो बोला था कि जो हमारी फाइब्रोब्लास्ट होती है बोन और कार्टिलेज भी बनाती है। अब सोचो, दिमाग लगाना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि हमारा जो सेल है इट इज अ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज अ स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। अरे यार
बोन और कार्टिलेज बोला था स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन आप देख लो ना कौन बना रहा है, कहाँ गया ये फाइब्रोब्लास्ट बना रहा है, तो भी ये स्केलेटन का ही है क्योंकि मॉडिफाइड हो गया ना। मॉडिफाइड होने के बाद की बात कर रहे हैं, पहले की नहीं बात कर रहे हैं। तो देखो यदि तुम लोग इसको याद रटना चाहोगे तो भूल जाएगा, लेकिन यदि दिमाग लगाओगे तो याद रहेगा। अपने को ये हमेशा यदि क्वेश्चन इजी आता है ना तो इजी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हमारी बोन होती है वो कौन से सेल से बनती है, तो कौन से बनेगी, ओस्टियोब्लास्ट से। बोन किससे बनेगी, अब ओस्टियोब्लास्ट किससे बनता है, तो फाइब्रोब्लास्ट से। यदि क्वेश्चन में आ गया कि फाइब्रोब्लास्ट सेल बोन फॉर्मेशन करती है और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन करती है, तो पता है नीट एग्जाम में वो ऑप्शन सही माना जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन रहे हो। यदि मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया फॉर्मेशन ऑफ बोन, समझना आपका क्वेश्चन आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ बोन, पहला ऑप्शन था फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा ऑप्शन था प्लाज्मा सेल, तीसरा ऑप्शन था मास्ट सेल और चौथा ऑप्शन था कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या आंसर जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बोन, 4 ऑप्शन है। अस्थि का निर्माण कौन सी कोशिका करेगी, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्यों, ये तो कार्टिलेज बनाता है, बोन कैसे बनाएगा भाई। फिर जाएगा फाइब्रोब्लास्ट, क्यों, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट बनाएगी ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट बनाएगा बोन। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे बन के आते हैं, समझ गया ना मेरी बात, ठीक है। हाँ, अस्थि या हड्डियाँ, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट के कितने पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट है चीप मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, मतलब ये चीप मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करती है। चीप मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जो मतलब बोन्स वगैरह होती है ना वो एकदम हार्ड नहीं होती, थोड़ा सॉफ्ट, कुछ मटेरियल उसमें चिपचिपा मटेरियल होता है, मतलब एक सॉफ्टनेस ज़रूर बना रहता है। जैसे मान लो कि आप किसी भी टिश्यू की बात करोगे तो एकदम ड्राई नहीं रहता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये हमारा आप फाइब्रोब्लास्ट के बारे में देखो कितनी अच्छी चीज़ें जान लिए। सबसे पहला क्या जान लिए कि सबसे बड़ी कोशिका होती है, फिर दूसरा हमने जान लिया कि एक शेप होती है, तीसरा जान लिया न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, चौथा जान लिया फाइब्रोब्लास्ट से आगे मॉडिफाइड होकर ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनाती है। और हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो प्रोटीन फॉर्म करती है, राइबोसोम होता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। अब तो डिवीजन में भी आराम से करवाऊँ, अरे यार फिर इस तरह में तो एक ही सेल पढ़ते रह जाएंगे पूरा। ये आइए इसका फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, इतनी प्यारी पीडीएफ बनी है ना कि चाहो तो तुम लोग कुछ ना भूले, है ना। नहीं चाहो, नहीं रिवीजन नहीं करोगे तो पक्का भूलेगा वो, तो कुछ भी कर लो, तुमको तो रिवीजन नहीं करोगे तो तुम। अच्छा बताओ उसका 3 इडियट में क्या बंद हो गया, नहीं हुआ होगा वो तो वाइट है ना। 3 इडियट में आमिर खान का क्या नाम था, रियल नाम बताओ। रणछोड़ दास चाचड़ है ना। चलो देखो फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या था, प्रोड्यूस फाइबर, सिक्रीट मैट्रिक्स। अब सुनो ना, फाइबर और मैट्रिक्स एकदम फील आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा तो मैं करवा दूं। सिमैया होती, सिमैया होती है, सिमैया में जो सिमैया है वो है फाइबर, और सिमैया के अलावा जो भी है वो है मैट्रिक्स। आया, देखे हो सिमैया, हाँ फिर बस। अब देखिए ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन, मजा आ गया। ओस्टियोसाइट बोन सेल है और ओस्टियोक्लास्ट किल द बोन, मतलब ओस्टियोब्लास्ट जो है हड्डियों को बनाती है और ओस्टियोक्लास्ट जो है हड्डियों को मारती है,
और बनाती। ठीक है, क्या? हड्डी, हाँ, अस्थियां। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कार्टिलेज बनाएगी और कॉन्ड्रियोक्लास्ट कार्टिलेज को मारेगी। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? अपने फाइब्रोब्लास्ट से ही आ रही हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। थर्ड नंबर आ जाएगा प्लाज्मा सेल। सेकेंड नंबर, सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट को लेके मन में कोई शंका? पक्का? अब हम बनाएंगे प्लाज्मा सेल, या इसी को हम बोलते हैं कार्टविल सेल। अब प्लाज्मा सेल भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, समझना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा सेल देखो कुछ ऐसी होती है। गाड़ी का पहिया देखे हो? गाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का, कितने ऐसे वो होते हैं? देखो बाहर जो रहता है तो ये बाहर लोहे का एक रिंग टाइप का लगा रहता है, लकड़ी के बाहर लोहे का लगा रहता है, बीच में लकड़ी मोटी सी रहती है, अब बीच में इस तरह से धुरी रहती है, धुरी में ऐसे वो फंसा के चलाते हैं, है ना। तो कार्टव्हील सेल बैलगाड़ी के पहिए जैसे दिखता है, इस वजह से हम प्लाज्मा सेल को कार्टव्हील सेल बोलते हैं। बैलगाड़ी अब तो नहीं दिखती होगी, लेकिन फिर भी तुम लोग सबकी एज लगभग 30 के समथिंग है तो देखे होगे ना बैलगाड़ी। पहले जब मतलब पापा के पापा लोगों की जब शादी होती थी, दूल्हा दुल्हन उसी में बना के लाते थे। मम्मी को शायद दुल्हन उसी में पूछूंगा आज, है ना। हाँ सच में। ठीक है, ऐसे हम लोग के जो गांव में तुम लोग देखे होगे, तो जब खेत में अपन जाते हैं ना, तो दोनों साइड बैल को कर देते हैं, बैलगाड़ी रहती है, आगे जो उसका मूड़ा रहता है ना, वहाँ पे हम लोगों को बैठा देते थे। अभी बैठा देते हैं ना, जिससे वो उल्टे ना उसके गले में रखी रहे। अच्छा, उसके गर्दन में कौन सा कार्टिलेज रहता है जो इतना मजबूत रहता है, इतना भारी उसको? हाँ बताओ कार्टिलेज का नाम। मेरे को तो याद आ गया, जो भैंसा, अब बैल, दोनों नचते हैं, भैंसा भी बैल भी, अरे कर देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, मतलब चलो ठीक है, जो बैल है तो बैल की गर्दन जो है इतनी मजबूत होती है कि वो कंटिन्यू ऐसे करके चारा भी चरता है, और उसके गले में तुम इतनी हैवी बैलगाड़ी रख दो, कभी कभी उसमें पत्थर भी लाद देते हैं, कभी गेहूँ लाद देते हैं, तो वो इतना मजबूत उसका गर्दन रहता है कि वो टूटता नहीं है। सोचो तो उसमें ऐसा क्या चीज़ है कि जो टूटती नहीं है? कौन सा लिगामेंट होता है? लिगामेंट एक फाइबर लाइक ही स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमने फाइबर पढ़ा था ना, फाइबर टाइप का एक पार्ट होता है जो जोड़ने का काम करता है, बहुत धागा टाइप का मजबूत होता है। वो कौन सा लिगामेंट है? मेरे को याद आ गया, तुम लोगों को याद आएगा बता देना। ऐसे लिगामेंट का नाम बताओ जो बैल के गर्दन में रहती। हाँ, लिगामेंटम, लिगामेंटम हिंट दे सकता हूँ, लिगामेंटम एन है, एन और सिर्फ 5 या 6 वर्ड का है। सीट में होगा, ढूंढ लेना। नेक्स्ट आ जाइए, बता दूं, मन तो कर रहा है लेकिन लग रहा है ना बताऊं, फिर चलो बता दूंगा कल आज नहीं। लिगामेंटम न्यूचे, न्यूचे NIUCHE, लिगामेंटम न्यूचे होता है। स्पेलिंग थोड़ा सा कंफ्यूज है लेकिन ऐसी है, लिगामेंटम न्यूचे करके है, जो कि उनके गर्दन में रहती है, जो बहुत मतलब मजबूत रहता है। हिंदी इंग्लिश नाम सेम ही नाम। आ जाइए, अब ये देखो, पहले स्मॉल इन साइज सबसे छोटा होता है, दूसरा लेस इन नंबर
अमीबॉइड शेप, अमीबा जैसे होता, तुम कैसे भी इसको इधर उधर तोड़ मोड़ मरोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस बहुत कम संख्या में, बहुत कम। स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेंटर में गोल गोल न्यूक्लियस होता है। फिर क्रोमैटिन मटेरियल अरेंज लाइक स्पोक, मतलब कि स्पोक यानी ताने, स्पोक यानी ताने बोलेंगे ना, तीली। अरे ये जो इसमें लगे हैं गाड़ी के पहिए में, क्या बोलोगे उसको, हैं? अरे साइकिल में जो लगी रहती है रिम में, क्या होती है? बाहर देसी साइकिल के पहिए में रिम में जो लगी रहती है साइकिल, हैं? रिब्स तो ये है। तो वैसे तो है ना जो दोनों को जोड़ती हैं, ताने ही हैं। स्पोक मतलब तीली या कड़ाई भी बोलते हैं। हाँ ठीक है। दिस सेल आर फॉर्म बाई द डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट। अब देखना कितना मजा आने वाला है। सो दे आर कॉल्ड द क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट। सुनो, महा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होता है, मतलब कि लिम्फोसाइट, सो दे आर कॉल्ड क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट, मतलब कि जो हमारा दिस सेल आर फॉर्म बाई, ये वाली हमारी सेल जो होती है ना, वो लिम्फोसाइट से बनती है। लिम्फोसाइट देयर आर टू टाइप, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, मतलब बी सेल एंड टी सेल, मतलब कि क्या, WBC मतलब क्या, बोन मैरो, याद है? बोन मैरो में जो ब्लड बोन मैरो में रह जाता था उसको बी लिम्फोसाइड, जो ब्लड थाइमस ग्लैंड में चला जाता था टी लिम्फोसाइड। बोन मैरो वाला क्या बनाता था, एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइड वाला क्या बनाता था, एंटीबॉडी में हेल्प करता था। मतलब कि प्लाज्मा सेल जो है हमारी, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल क्या बोलता है, ये थोड़ी बोला कि बी की टी, सिर्फ लिम्फोसाइड बोला है। मतलब कि प्लाज्मा सेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, आगे कहीं लिखा होगा, टू प्रोड्यूस सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी। आया मजा? मैं क्या बोला, यदि तुम रिलेट कर पाओगे ना तो मजा आएगा, लेकिन यदि रिलेट नहीं कर पाओगे, सोचो सिंपल ऊपर पढ़ लो तो नहीं मजा आएगा। मैंने जब स्टार्ट किया था, देखो क्या होता है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है तुमको पूरी जूलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जब मैं इसको ख़त्म करूँगा ना, फिर देखना जब नए नए चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये सारे शब्द काम आएंगे। अब मैं बोलूँगा वहाँ पढ़ा था, हर जगह एक ही चीज़ बोलूँगा, एनिमल टिश्यू पढ़ा था, इसीलिए ये पहले ही मैंने कंप्लीट कर दे रहा हूँ। कोई भी चैप्टर पढ़ो, समझ में ना आए, इस चैप्टर का उठा के वीडियो देख लो, काम चल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है ना? पक्का आ ना? थोड़ा कि अब आ रहा है, अब तो आना चाहिए। हाँ, अब आओ देखो प्लाज्मा सेल की संरचना, ये दिखता कैसा है, तो कुछ ऐसा दिखता है। आगे बढ़ जाए, देखो सेल है तो न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सेल है तो सब चीज़ें रहेंगी। तो देखो यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, ये एंटीबॉडी है। क्यों एंटीबॉडी है? क्योंकि ये एक टाइप से किससे बनता है, लिम्फोसाइट से। क्लियर हुआ? चलिए, अब मेसेनकाइमल सेल, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइब्रोब्लास्ट और प्लाज्मा सेल में कोई बड़ा डाउट है क्या? अभी नहीं होगा, घर जाके जरूर पढ़ना। हाँ, नहीं तो पता, नहीं पढ़ोगे ना तो वो क्या है कि स्लिप हो जाएगा, फिर याद नहीं आएगा। क्योंकि ना एकदम जो पॉइंट लिखा है ना, इन पॉइंट को मैं एक्सप्लेन भी तो कर रहा हूँ। ये पॉइंट बोलते तो कब का ख़त्म हो जाता। ठीक है, थोड़ा देखे रहना, बंद हो जाए तो बताना, क्योंकि इसकी बैटरी अब जाने वाली होगी। हाँ आ रहा है, कहाँ है बैटरी? हाँ 23% है, बताना बंद होगा तो। ठीक है, चलिए, मेसेनकाइमल सेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऊपर के दोनों थे। हाँ, इसको हल्के में ले सकते हो,
ठीक है, वेरी स्मॉल इन नंबर और स्टार इन शेप, बस यही पॉइंट याद रखना है। हाँ पूछता है, ये लग रहा है स्टार शेप, देख लो। हाँ हाँ पूछते हैं, मतलब स्टार शेप कौन सा है, स्टार शेप, ओवल शेप क्या होता है। नॉर्मली हम लोगों को पता होता है कि प्लांट सेल होती है स्क्वायर, मतलब क्यूब टाइप का, और एनिमल सेल होती है ओवल। अब यदि कोई दूसरा शेप आ गया, स्टार शेप या और कुछ, तो वहाँ दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। और मैं बता दूं, पिछले 2 या 3 साल से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर बहुत इजी आ रहा है, फिजिक्स पेपर थोड़ा टफ आ रहा है। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ना उसने क्वेश्चन बढ़ा दिया 200 और टाइम 180 मिनट। तो अब जाहिर सी बात है कि यदि मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इजी देगा। तो पॉइंट सब याद रखना है, टफ कुछ नहीं है। अब बस दिक्कत यदि किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो सिर्फ एक ही दिक्कत होता है, एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन या 15 दिन या 20 दिन पहले हम पूरा कोर्स रिवीजन नहीं कर पाते। मैं बता रहा हूँ, अभी तुमको इतना अच्छा यहाँ समझ में आ रहा है ना, तुम इस चैप्टर को 1 महीने मत छुओ, फिर देखो भूल जाओगे सब। अब वो भरोसा ना हो तो सेल बायोलॉजी क्वेश्चन पूछ के चेक कर लो, ठीक है। हाँ तो मतलब जो चैप्टर हो गए हैं उनको रिवीजन का प्लानिंग बनाते जाओ, जो पढ़ लिए हो। मैंने देखो पीडीएफ में सर्कुलेशन स्केलेटन लास्ट में लिखा था, लेकिन लिखा था ज़रूर। तो उन चैप्टर को थोड़ी इतना डिटेल से पढ़ाऊँगा, उनको थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे कोर्स होगा, है ना। तो जो चैप्टर हो गए हैं उनको प्लानिंग करो, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन पूछते रहा करो, कहीं ना कहीं आएगा तो हम चर्चा कर लिया करेंगे, ठीक है। फिर वेरी स्मॉल इन साइज, ओवल न्यूक्लियस, कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ एडेटिव टिश्यू। फिर सेल आर फुल पोटेंसी या टोटी पोटेंट, बस इसका यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब टोटी पोटेंट मतलब क्या होता है पता है, लाइक इंटरस्टिशियल ऑफ हाइड्रा, मतलब ये सेल ऐसी होती है इसमें टोटी पोटेंट नेचर होता है। टोटी पोटेंट मतलब होता है कि डिवाइड होके सेम और सेल बना दे दूसरी। जैसे मान लो ये यहाँ से जा रही है, यहाँ पे कोई ऐसे लकड़ी पड़ी हुई है, ये धक्का खाया और इसका ये पार्ट टूट के एक नई सेल बना देगा, हाइड्रा जैसे होता है। मतलब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यदि इस सेल में टोटी पोटेंट वर्ड नहीं होता ना तो मैं ये सेल पढ़ाता भी नहीं। उन दोनों के कंपेयर में बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ किस लिए इंपॉर्टेंट है, टोटी पोटेंट नेचर की वजह से, ठीक है। और टोटी पोटेंट नेचर है तो स्टार शेप होगा। टू फॉर्म अदर सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू सेल को फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब सेल है तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। मेसेंकाइमल सेल 3 हो गई। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडिपोज सेल। ये 2 होगा, मोनोलोक्यूलर और मल्टी, एडी हिंदी में वही बोलते हैं, मोनोलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर। एक बार क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में था तो ये सारे चैप्टर ना जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो जब आप लोग एमबीबीएस पढ़ने जाओगे ना तो एमबीबीएस में एनाटॉमी के साथ एक और एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का एग्जाम होता है और हिस्टोलॉजी बच्चा पढ़ता नहीं है, तो हम जब हिस्टोलॉजी की एग्जाम दिए थे तो हमारे में 7 मार्क्स का आ गया था, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कनेक्टिव टिश्यू, 7 नंबर का। और उस टाइम पे लास्ट में एग्जाम होता है, उस टाइम पे मैं कोचिंग ज्वाइन कर लिया था पढ़ाने के लिए। तब तुम सोचो कितना लिखा होऊंगा मैंने 7 नंबर में, कितना बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने 7 नंबर में, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, कम से कम मैं 24 पेज लिखा था, एक क्वेश्चन के आंसर 24 पेज में दिया था। पूछो कैसे। मेन तो पहले डेफिनेशन सबका, कितने हेडिंग है ये भी देखो। कनेक्टिव टिश्यू के पहले 3 टाइप, फिर पहले वाले के 3 टाइप, फिर सेल के 7 टाइप, फिर फाइबर के 3 टाइप, फिर ना उसमें ऐसा नहीं रहता। आप लोग जब एमबीबीएस की जब पढ़ाई करने जाओगे ना तो तुम लोगों को वहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है और कॉपी मिलती है 64 पेज की। क्वेश्चन वही, मतलब तुम लोगों का 80 नंबर का होता है, 64 पेज की कॉपी थी। और 64 पेज में पता है तुमको, और भी लड़के सप्ली भी लेते हैं। मैंने भी लिया था फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में तो नहीं लिया था,
64 लिखने के बाद भी सप्ली लेते हैं, तो सोचो वहाँ राइटिंग कैसे बनेगी डॉक्टरों की। समझ गए? ऐसा मतलब समझ भी जाते हैं, चेक करने में। हाँ, तो वो तो ठीक है। पेपर 3 घंटे का ही रहता है। मतलब ज़िंदगी की असली जंग तो शुरू हो रही है अभी तो जब तुम लोग जाओगे ना, सोचो MBBS करने के बाद जब हम लोग मेडिकल कॉलेज जाते हैं ना, तो लगता है अरे बहुत मज़े हैं, अब तो ऐश करेंगे। ऐसी बात मत करो। समझ गए? मज़े तो रहते हैं, लेकिन तब जब पढ़ो, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यदि कोई सब्जेक्ट एक बार समझ में आ गया थोड़ी सी और आने लगता है ना, तो उसका फ्लो बन जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम किसी टॉपिक के बारे में ना भी पढ़ो ना, तो भी उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो, है ना। तो ऐसा दिमाग यदि चलेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो और हम देखते हैं एडिपोस सेल। हमारे कॉलेज में एक टीचर थे कार्तिक गोड़ा सर, तो मेरे से पूछते हैं व्हाट इज एडिपोस सेल। साउथ के थे, तो मैं पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि मेरे को ना अपने अंदर बहुत, जब फिजियोलॉजी चलती तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता था। कई बार तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, तो हमको लगता था कि मेरे को टीचर से ज़्यादा पता है। कसम से ऐसा क्यों होता था पता है? हमारे सर थे एक डॉक्टर अमित गुप्ता, तो हम लोगों को फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। अब फिजियोलॉजी पढ़ा के पता है कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देते थे वो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे ना कि हम लोग क्लास से बाहर निकल के अब पकड़ते थे किसी से क्वेश्चन पूछ लूँ, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देते थे। और फिजियोलॉजी सच में, मतलब तुमको सच बताऊँ तो जो एनिमल फिजियोलॉजी, जो जूलॉजी वाला पार्ट है ना, तुमको सच में मेरे टक्कर का भोपाल में नहीं मिलेगा। जितने मैंने आज टॉपिक दिखाया था ना, इस टक्कर का तुमको सच में मेरे जैसे पढ़ाने वाला भोपाल में नहीं मिलेगा। मतलब बहुत हाई लेवल का पढ़ा देते थे वो, ठीक है। अब जैसे देखो, उनने मेरे को बोला व्हाट इज एडिपोस सेल। हमने उनको जवाब दे दिया, एडिपोस सेल इज द स्टोरेज ऑफ फैट, देयर आर 2 टाइप्स, मोनोलोकुलर एंड मल्टीलोकुलर। मोनोलोकुलर हैव अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट एंड मल्टीलोकुलर लार्ज ड्रॉप्स ऑफ फैट, है ना। बोले क्यों बे? बोले जी सर। बोले खुद से बुक बनाया क्या? मतलब कि ये चीज़ें MBBS की किताब में नहीं लिखा है, ये NCERT में भी नहीं लिखा है। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, जो अदर राइटर्स की बुक होती है ना, जो एग्ज़ाम में आता है, वहाँ से ये लोग ये मटेरियल निकाल के बहुत मेहनत से बनाया जाता है, ठीक है। अब उनने हमको बोला क्यों बे? हम बोले अरे यार एलेन की सीट में तो यही लिखा है, ये क्यों बे बोल रहे हैं। फिर मेरे को बोलते हैं, मतलब सबके सामने पूरी भरी क्लास में 120 लड़कों के सामने बेइज्जती कर दिए। बोले अपनी किताब खुद से बनाएगा क्या? लेकिन मैं भी बहुत ढीठ। वहीं कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे, जैसे लंच हुआ पहुँचे हॉस्टल, एलेन की सीट निकाले, वही एनिमल टिश्यू वाली, है ना। हम ले जाके खोल के दिखा दिए, बोले सर ये लिखा है। तो बोलते ये सीट गलत है। हम बोले फिर तो पक्का पागल है, अब बात कर ले। फिर मैंने फिर उन लोगों से साल भर मेरे दिमाग में ये बन गया था कि इन लोगों को कुछ नहीं पता हो ऐसा। तो यदि तुमको नॉलेज है और तुमको यदि पता है रियलिटी, तो तुम किसी से भी टकरा जाओगे। मैंने एक दिन बताया था ना सर के बारे में, लेकिन क्लियर होना चाहिए। जैसे यदि तुमको पता है ना बोन फाइब्रोब्लास्ट से बनी है, भोपाल या MP के 90% बच्चा यही पढ़ता है कि बोन ओस्टियोब्लास्ट से बनी है। लेकिन जब तुम उसको वैलिड रीजन दोगे ना कि नहीं बोन फाइब्रोब्लास्ट से भी बन सकती है, तो ज़्यादा नॉलेज किसको हुआ? सामने वाले ने तो रटा, तुमने तो चीज़ों को समझा, है ना। तो इस तरह से पढ़ोगे तुमको ज़्यादा मजा आएगा। आओ तो अब हम बात करें एडिपोस सेल। तो तुम लोग अभी तुम लोग बच्चे हो, तो बस ये दिमाग में रखो कि जो फैट होता है हमारी बॉडी में, जो लिपिड होता है, तो लिपिड को एक थैली में पैक करके रखते हैं और उस थैली को बोलते हैं एडिपोस सेल। लिपिड मतलब घी, ऑयल, फैट, है ना। इनको हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे गुब्बारे टाइप की थैली हैं, उन थैली में फैट भरा हुआ है, हम उसको पूरी बॉडी में अपने फैला दिए हैं। क्योंकि हर बॉडी में हर जगह तो लिपिड है, जहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल जमा है, ये क्या है मेरे, कहाँ गया भाई? ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा है वो कहाँ है, वो क्या है? फैट ही तो है, ठीक है। अब फैट क्या होता है? एडिपोस सेल। अब मैंने तुमको बोल दिया, अब इसके बारे में देखते हैं पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ, क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखो, ये यहाँ पे दिख भी रहा है फैट रिजर्वायर। देखो ना फैट कितना बड़ा है, इतना सिर्फ फैट है। इसके अंदर फिर बाकी चीज़, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें। समझ गए ना। तो ज़्यादातर क्या है यहाँ पे। और एक चीज़ और, मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर तो बताते नहीं हो। अभी वो वाला बताया तो था, बहुत सारे तो बता दिया।
सर नहीं बताया। कमेंट करो, उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। कमेंट करके पूछा करो, देखो जो जो कमेंट करते हैं सबको बताता हूँ। सब तो कर दूँ एग्जाम तो फिर देखो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन। जो लोग मोटे होते हैं, हालांकि अभी कोई नहीं क्लास में, राहुल को बोलो। सर आप ही मान सर आप ही मान लें। जो मोटे लोग होते हैं, जिनकी तोद और ये सब एकदम भर भर के निकला हुआ रहता है, उनको ठंडी क्यों नहीं लगती? क्योंकि सर चर्बी कम रहती है। क्यों? फैट ज़्यादा होती है उनकी सर। मैं बता दूं, हमारी बॉडी में जो फैट की जो लेयर होती है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो एक इंसुलेटर लेयर फॉर्म करती है। क्या बनाती है? इंसुलेटर लेयर। इंसुलेटर मतलब अवरोधी परत। तो बाहर से जो ठंडी है ना, अंदर तक जा ही नहीं पाती। तो स्किन तो ठंड रहती है लेकिन ठंड नहीं लगती। सर क्या होता है? इंसुलेटर लेयर। ठीक है, चलो अब देखेंगे इलिप्टिकल शेप। इलिप्टिकल मतलब कि गुब्बारे को दबा दिए फुला के, है गोल लेकिन उसको दबा दिए। फैट, देखो पहले ही पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने लिखा था अभी, है ना? क्या लिखा है? फैट इज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फैट बॉल्स। फैट बॉल मतलब फैट, घी तो स्टोर रहता है, लेकिन घी के जैसे नहीं, छोटे छोटे बॉक्स बॉक्स। हेलो, नहीं समझे? समझ गए। फुटबॉल है, फुटबॉल में आलू भरना है। फुटबॉल तो गोल है, लेकिन उसमें छोटे छोटे आलू, गोल गोल आलू ही भरे हैं। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे फैट की बूंदों से मिलकर बना होगा। फंक्शन है क्या? मजा आएगा। एनर्जी स्टोरिंग हार्मोन, हार्मोन प्रोडक्शन, थर्मल आइसोलेशन, वाइड एडिपोज टिश्यू, थर्मोजेनेसिस, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। मतलब समझो, 1 ग्राम फैट से कितनी, एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, हमारी बॉडी में 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी निकलती है? हमारे बॉडी में 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी निकलती है? जिसको पता है वो ये भी बता सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी निकलती है। जिसको ये पता है वो ये भी बता सकता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी निकलती है। जिसको तीनों नहीं पता। जिसको तीनों नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, ठीक है? वही आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाइए, आंसर बता दूं। आंसर है, देखो 1 ग्राम फैट से अपने को मिलती है किलो कैलोरी। ये वाला कमेंट बॉक्स में फुल करूंगा। अरे ये क्वेश्चन मार्क्स है। नेक्स्ट आ जाइए, एडिपोज सेल के टाइप्स। हाँ, मोनो और मल्टी। देखो, एक है मोनोलोक्यूलर, मतलब कि पूरी सेल के अंदर एक ही बड़ी सी बॉडी रहेगी। ये पूरी सेल है, देखो अकेले इतना बड़ा फैट है। और एक रहेगा मल्टीलोक्यूलर, मतलब एक सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे फैट की बॉडी रहेगी। समझ गए? तो लार्ज सेंटर्ड एडिपोज सैक, न्यूक्लियस आर साइटोप्लाज्म ई आर सेपरेट, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी हाँ लेस, क्योंकि वो फैट बहुत ज़्यादा हो गया ना, ये सॉरी हाँ, ये फैट बहुत ज़्यादा होगा तो साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा। फिर न्यूक्लियस इज फ्लैटेड, क्योंकि यदि साइटोप्लाज्म बहुत है तो दबाव लग जाएगा न्यूक्लियस में, तो ऐसे मतलब चिपटा हो जाएगा। सेप ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फैट बॉल। दिस फैट मेक द वाइट फैट, यही इंपॉर्टेंट है, वाइट फैट, है ना? मतलब याद रखना, जो नीट में पूछा गया है अभी तक वो यही पूछा गया है कि जो हमारा मोनोल्यूक्यूलर है वहाँ पे क्या होता है? वाइट फैट। नेक्स्ट आ जाइए, मल्टी। तो मल्टी में क्या होता? बहुत छोटी छोटी बहुत सारी रहेंगी। तो मैनी स्मॉल फैट स्पेरॉइड आर द स्कैटर्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि स्कैटर्ड मतलब फैली हुई। एक सेल है, सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर छोटी छोटी फैली हुई क्या है? फैट सेल। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर छोटी छोटी फैली हैं क्या? फैट सेल। हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा रहेगा क्योंकि फैट बॉडी कम रहेंगी। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं लगेगा।
फिर दिस सेल मेक अ ब्राउन फैट, ब्राउन, ये भी नहीं, ये भी नीट में आ चुके हैं, याद रह जाएगा, है ना। चलिए फैट का काम समझ में आ गया। बस अब कितना याद रखना, फैट सेल में याद रखो एडिपोज सेल जो होती हैं तो ये हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज करता है। जो फैट स्टोरेज होता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि 1 ग्राम फैट से 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 टाइप का होता है, एक होता है मल्टी, एक होता है मोनो। मोनो में एक ही फैट बॉडी होती है जो कि कैसा होता है, वाइट कलर का। मल्टी में बहुत सारे फैट बॉडी रहती हैं जो होता है ये हमारा फेवरेट मास्ट सेल। 7,500 तो बता देना है, अभी तो बहुत टाइम है भाई, थोड़ा सा पानी पिला दो देना। इसके बारे में तुम लोगों को शायद कुछ नहीं पता है, इसमें सारी चीज़ें लॉजिकल है, बहुत अच्छे से सुनना है। सुनो, इस सेल के लिए एक गोल्डन की पॉइंट है, हैं? बंद हो गया क्या? इसको मास्ट सेल को मजाक पसंद नहीं है। रीजन, मास्ट सेल को मजाक पसंद नहीं है, क्यों? पहला क्वेश्चन है जो इस साल नीट में आने वाला है। हाँ, अब बताते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो मास्ट सेल है यदि हम इससे मजाक करेंगे ना तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर देता है। हाँ, अब देखना, यदि ये मजाक कर देता है ना तो सीधे अपन बिस्तर में पाए जाते हैं। तो जब नींद नहीं आए तो मजाक कर लो इससे, ठीक है। आओ कैसे, सबसे पहले यदि हम मास्ट सेल का मतलब शेप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा ना, ऐसे एक शेप टाइप का, ये है मास्ट सेल। और रियल में ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेल होती है, बहुत सारे मटेरियल सिक्रीट करता है और बहुत सारे काम एक साथ करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बैसोफिल, स्मॉल इन साइज, मोर इन न्यूक्लियस। अब बैसोफिल क्या होता है, तो हमारी बॉडी में होता है WBC। WBC होता है 2 टाइप का, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 3 होते हैं, एग्रेन्युलोसाइट 2 होता है। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बैसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मैं बोला था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना। तो इनमें से जो हमारा बैसोफिल होता है, अब ये सब देखो WBC है, WBC मतलब क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से हमको समझ में आ गया कि जो मास्ट सेल है ये हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करेगा। यदि हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई ऐसा अटैक करता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, उनसे प्रोटेक्ट करेगा कौन, मास्ट सेल। और जो प्रोटेक्शन होता है वो सरफेस प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट। सरफेस प्रोटेक्शन इन द सेंस कैसे, जैसे हमको मच्छर ने काट दिया, या तो डस्ट चिपक गई, या धुआं मुआ, मतलब जो भी हमारे सरफेस में डायरेक्ट अटैक होगा उससे प्रोटेक्ट करेगा मास्ट सेल। इसका मतलब ये नहीं कि हमको टीबी होगा तो टीबी से प्रोटेक्ट करे, ठीक है, HIV से प्रोटेक्ट करे, कोविड से प्रोटेक्ट करे ना, ये सरफेस एंटीबॉडी से नॉर्मली प्रोटेक्ट करता है। जो एलर्जी वाली चीज़ें होती हैं नॉर्मली, ज़्यादातर जो एलर्जी वाली चीज़ें होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है ये मास्ट सेल। मतलब करता उनसे भी है, लेकिन जो इसका मेन काम होता है, क्योंकि ये बैसोफिल नेचर का होता है, अब बैसोफिल नेचर की वजह से सरफेस एंटीबॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। क्लियर। चलिए, फिर अमीबॉइड इन शेप, मतलब कोई शेप ही नहीं है। फिर स्टैंड विथ एसिड डाई, मतलब कि ये मानो कि इसको जो हम जब हम देखते हैं ना इसको, मतलब कि इसको क्या बोल देंगे, स्टैनिंग बोल देंगे,
जब हम स्लाइड बनाते हैं ना, लैब में जाके हम स्लाइड बनाते हैं उसमें टिश्यू को निकाल के, तो उसको हम मेथाइल ब्लू से करते हैं, जो कि ये ग्राम स्टैनिंग का एक टाइप्स, ग्राम स्टैनिंग में ये केमिकल यूज करते हैं। स्टैनिंग मतलब तुम सीधी सी बात ये मान लो, अभी तुम लोग जानने के लिए बेसिक सा, कि माइक्रोस्कोप में जब हम एक तेल डालते हैं ना, पहले एक स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड में कुछ अपन रख लेते हैं सेल में, फिर उसमें एक ऑयल डालते हैं, फिर ऑयल डालने के बाद एक बगल में और लिक्विड रहता है, उससे हम स्लाइड को वॉश करते हैं, वो होता है मेथाइल ब्लू। ब्लू कलर का रहता है, ऐसा दिखता है, जिसके दो नाम हैं, एक नाम होता है, एक होता है इयोसिन, एक होता है हीमेटॉक्सिन। इस तरह से पेंसिल भी दो आती हैं। जब आप लोग कॉलेज में जाओगे ना, तो जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं अपने लिखने के लिए, वो होती है HB पेंसिल। जब कॉलेज में जाओगे ना आप, मेडिकल कॉलेज में, तो आपको दो तरह की और पेंसिल अलग से खरीदना पड़ेगा। एक का नाम रहता है इयोसिन पेंसिल, एक का नाम होता है हीमेटॉक्सिन पेंसिल। इयोसिन और हीमेटॉक्सिन, है ना, अलग अलग कलर का। जैसे मतलब न्यूक्लियस बनाना तो उसको अलग कलर से बनाओगे, वहाँ कलर कोडिंग रहती है, तो कलर को कोड करने के लिए हम अलग अलग पेंसिल्स का यूज करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 और 3 लोब्स, मतलब एक ये न्यूक्लियस है ना, लेकिन न्यूक्लियस के ऐसे लोब्स निकले हुए होते हैं, 2 या 3। एस शेप न्यूक्लियस होता है। फिर फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ ये तीनों तुम जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? हिस्टामाइन, हिपैरिन और सेरोटोनिन। हिस्टामाइन तो नॉर्मली सबने देखा है, जब मच्छर काटता है, मच्छर काटने के बाद हम उसको खुजला देते हैं तो देखोगे वहाँ पे गोल गोल सूज जाता है। और जब सूज जाता है ना, तो सुनो, फिर उसको एकदम हाथ सूखा करके ऐसे दबाना। जब दबाओगे तो तुम देखोगे हाथ में कुछ पानी टाइप का मटेरियल लग जाएगा, हल्का, बहुत बहुत कम। यदि वहाँ पे सूजन ना आए ना, तो पता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए। वो सूजता क्यों है ये सुनो। जैसे मच्छर ने हमको काटा, हमारी बॉडी के स्किन के नीचे क्या है? मास्ट सेल। मच्छर ने हमको काटा मतलब मच्छर ने हमारे अंदर स्पोरोजोइड डाला, कुछ डाला, और जैसे स्पोरोजोइड हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करेगा। तो वो इन्फेक्शन ना करे तो हमारी बॉडी से रहती है एक मास्ट सेल। मास्ट सेल ने उसके अगेंस्ट एक केमिकल डाला, अब वो केमिकल उससे लड़ने लगता है। और जब दोनों की लड़ाई होती है, जब फाइटिंग होती है, तो वो एरिया गर्म हो जाता है, क्योंकि आप कहीं भी यदि बार बार मारोगे तो गर्म हो जाएगा, है ना। गर्म हो जाता है, लड़ते लड़ते लाल हो जाते हैं, रेडनेस हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसी के गाल में तुम मार के देख लो, यही सारे कैरेक्टर आएंगे। चेक करें, गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा और सूजन आ जाता है। समझ गए? पेन तो होगा ही होगा। तो ये हिस्टामाइन का है। बाकी इन सब का काम अलग अलग नीचे लिखा है, मैं वो दिखाता हूँ। ये देखो कितना प्यारा बना है। आजकल तुम मस्त बनाती हो, लेकिन PDF मस्त बनता है ना, एकदम कलरफुल, मज़ा आता है ना पढ़ने में। हाँ, शुरू शुरू में वाइट बना देती थी नहीं। आओ अब देखो, पहली बात तो मास्ट सेल के सिक्रीशन याद रखना है कि कौन कौन से उसके 3 सिक्रीशन हैं। तो कौन कौन सा? हिस्टामाइन, हिपैरिन और सेरोटोनिन। तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है जो निकलता है ना। तो पहला है हिस्टामाइन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोटीन फाइट विथ फॉरेन पार्टिकल्स। बोला तो था, जो बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उससे लड़ाई करता है। हाँ, फिर देखो एंटी एलर्जिक, मतलब वो सारे केमिकल जो हमारी बॉडी को पसंद नहीं है उनसे फाइट करेगा, एंटी एलर्जिक होता है। वैसोडाइलेटर, इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब समझो क्या होता है, इन सब का मतलब मैं एक साथ समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये हाथ है, यहाँ पे मच्छर ने डंक मारा। जैसे मच्छर ने डंक मारा तो मच्छर ने हमारी बॉडी में कुछ केमिकल डाल दिया। क्या डाल दिया? कुछ केमिकल। जैसे केमिकल डालेगा तो हमारी बॉडी में मास्ट सेल थी, उनने भी एक केमिकल यहाँ सिक्रीट किया, और ये दोनों केमिकल की लड़ाई होने लगी। लड़ाई होते होते ऐसे सूजन आ गया यहाँ पे।
जब सूजन आएगा तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स थी वो फैल जाएंगी। अब ब्लड वेसल्स का फैलना ही कहलाता है वैसोडाइलेटर। वैसो यानी ब्लड वेसल्स, डायलेटर यानी डायलेट होना, फैलना। एक होता है वैसो कॉन्ट्रिक्टर मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो ये फैल जाएंगी, और जब फैल जाएंगी और तो इंक्रीज परमेबिलिटी मतलब कि यहाँ से केमिकल एक्सचेंज होने लगेंगे और यही हमारी पूरी पूरी प्रोसेस हो जाएगी क्या, हिस्टामाइन का। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ हिपैरिन। तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोगों को पता होगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो जब तक बॉडी के अंदर है तब तक क्लॉट नहीं होता, लेकिन जैसे ही ब्लड बॉडी के बाहर निकला तो क्लॉट हो जाता है 1 से 2 मिनट बाद। क्लॉट मतलब जम जाता है। बॉडी के अंदर ब्लड जम नहीं रहा, जैसे 2 वैलिड रीजन है, पहला टेम्परेचर है, दूसरा क्या क्या ना ऑक्सीजन तो बाहर भी है, अंदर भी ऑक्सीजन है। दूसरा आप ही बता दो, पहला हमने बता दीजिए। आइए हिपैरिन, हाँ बता दिया। आइए हिपैरिन देखो क्या होता है, ये भी मास्ट सेल से निकलता है, लेकिन कब हिपैरिन निकलता है, कब हिस्टामाइन निकलता है वो देखेंगे। तो इट इज अ मैक्रोपॉलीसैकेराइड। हिपैरिन पता है ना आपको, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, है ना। नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। प्रेजेंट इन द सेल, इनहिबिट्स ब्लड कोगुलेशन इन ब्लड। इनहिबिट्स मतलब ब्लड कोगुलेशन को रोकता है। फिर वेसल्स बाय कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। अभी नहीं होने वाला होगा। नया बनेगा 0 से, ठीक है। तो ये हो गया हिपैरिन का। देखो तो अब हिपैरिन क्या काम करता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो हिपैरिन हो जाता है इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर चेंज है और सरफेस रफ हो जाती है, ठीक है। जिस वजह से प्रोथ्रोम्बिन बन जाएगा थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में क्या होगा, ये फाइब्रिनोजेन को बना देगा फाइब्रिन में, और इस फाइब्रिन में जैसे फाइब्रिन बनेगा तो यहाँ पे ब्लड सेल्स आके फंस जाएंगी और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, जैसे ब्लड का टॉपिक आएगा तो एक अलग टॉपिक ही है ब्लड क्लॉटिंग, तो वहाँ पे पूरा पढ़ेंगे कैसे कैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, सारी चीज़ें, तो टेंशन नहीं लेना, अभी आ जाएगा।